नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एंग्लो नेपाल युद्ध की। ये एक ऐसा टकराव था जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि इस इलाके का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये जो इतने खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, इनका ताल्लुक एक खूनी जंग से हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है कि इनकी नींव इसी लड़ाई में रखी गई थी। ठीक है, तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ था तेजी से फैलता हुआ गोरखा साम्राज्य और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी के आखिर में ये दोनों ही ताकतें बढ़ रही थीं और ये तो बस वक्त की बात थी कि कब ये एक दूसरे से टकराएंगे। तो देखिए, ये टकराव कोई रातों रात नहीं हुआ, धीरे धीरे माहौल बना। बात है 1768 की, जब गोरखा साम्राज्य भारतीय मैदानों की तरफ बढ़ रहा था। फिर कुछ साल बाद 1792 में अंग्रेजों ने काठमांडू में अपने लोग भेजकर, कह सकते हैं, एक तरह से दरवाजा खटखटाया। पर असली कहानी बदली 1801 में। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखपुर पे कब्जा किया, अचानक दो बड़ी ताकतों की सरहदें एक दूसरे से आ लगी और बस यहीं से टेंशन की असली कहानी शुरू होती है। तो स्टेज तो पूरी तरह से सेट था। दोनों तरफ बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं और बीच में थी एक तनाव भरी सीमा। लेकिन वो आखिरी चिंगारी कौन सी थी जिसने इस तनाव को एक बड़ी जंग में बदल दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो टकराव की वजह तो साफ थी। दोनों ही अपना इलाका बढ़ाना चाहते थे और नई सीमा पर छोटी मोटी झड़पें तो आम हो चुकी थी। लेकिन असली आग लगाई गोरखाओं के उन छापों ने जो वो ब्रिटिश इलाके में बार बार कर रहे थे। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी। ये छापे अक्सर हिंसक होते थे, जिससे वहां के व्यापार को नुकसान होता था और कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गए थे। अब इसे और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। और फिर मई 1814 में पानी सिर से ऊपर चला गया। गोरखा सेना ने सीधे सीधे बुटवल में 3 ब्रिटिश पुलिस स्टेशनों पर हमला कर दिया। ये एक खुली चुनौती थी। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के लिए ये हमला युद्ध के ऐलान जैसा ही था और उन्होंने इसका फौरन जवाब दिया। और इस तरह 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों को लगा था कि ये तो बड़ी आसान जीत होगी, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोरखाओं की लड़ने की हिम्मत को वो कितना कम समझ रहे हैं। युद्ध शुरू होते ही अंग्रेजों को एक जबरदस्त झटका लगा। जैतक की लड़ाई में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वजह थे गोरखा सैनिक। वो पहाड़ों के असली बादशाह थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में उनका कोई मुकाबला नहीं था और वो अपने इलाके का चप्पा चप्पा जानते थे। लेकिन ब्रिटिश सेना ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन अपनी स्ट्रैटेजी बदली। पहले जनरल गार्डनर ने अल्मोड़ा में एक बड़ी जीत हासिल की और फिर जनरल ऑक्टरलोनी ने गोरखाओं के सबसे बड़े कमांडर अमर सिंह थापा को मलौन के किले में ऐसा घेरा कि उन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। बस यही 2 जीतें थीं जिन्होंने पूरा खेल पलट दिया। युद्ध में हार के बाद नेपाल को बातचीत की मेज पर आना पड़ा और इसका नतीजा निकली सुगौली की संधि। लेकिन शांति कायम करना इतना भी आसान नहीं था जितना लग रहा था। तो हुआ ये कि 1815 में संधि पर साइन तो हो गए, लेकिन गोरखा दरबार ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें संधि की शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं थीं। इसलिए अंग्रेजों को एक बार फिर अपनी फौज भेजनी पड़ी। 1816 में मकवानपुर की लड़ाई में एक और हार झेलने के बाद ही नेपाली दरबार ने आखिरकार सुगौली की संधि को स्वीकार किया। इस संधि के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने न सिर्फ एक युद्ध को खत्म किया, बल्कि इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और ऐसी सरहदें बना दी जो आज भी मौजूद हैं। और यहीं पर उस सवाल का जवाब है जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था। संधि की शर्तों के मुताबिक नेपाल को अपना एक बहुत बड़ा इलाका अंग्रेजों को देना पड़ा। और जानते हैं इस इलाके में कौन कौन सी जगहें थी? वही जगहें जिन्हें आज हम भारत के सबसे मशहूर हिल स्टेशनों के नाम से जानते हैं: शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत। इन सभी खूबसूरत जगहों की नींव असल में इसी युद्ध के नतीजे पर रखी गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने 1817 में सिक्किम के राजा के साथ एक और संधि की। उन्होंने तिस्ता और मेची नदियों के बीच का वो इलाका जो उन्होंने नेपाल से लिया था, सिक्किम को दे दिया। इससे उन्होंने हिमालय में अपना एक और साथी बना लिया।
तो सुगौली की संधि ने एक जंग को खत्म किया और एक नए दौर की शुरुआत की। लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब कोई सरहद तलवार की नोक पर खींची जाती है और एक संधि से उस पर मोहर लगा दी जाती है, तो क्या वो वाकई में शांति लाती है या फिर वो हमेशा उस टकराव की याद दिलाती रहती है जिससे वो बनी थी? इस पर जरूर सोचिए।